Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is अभिषेक पांडे, योर टीचर फॉर सोशल साइंस। सो मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास, सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना ही कोई पैकेज परचेज करना है, बिकॉज बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। आप मैग्नेट ब्रेन्स को फेसबुक पर, टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना करें। आज मैं आप सभी के लिए एक नया सेशन लेकर आया हूं, लेकिन नए सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट यहां पर यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको टेस्ट पेपर सीरीज भी जो है वो एक्सेस करने का मौका यहां पर मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि क्लास 3rd से लेकर क्लास 12 तक के जितने भी सब्जेक्ट हैं, है ना, चाहे वो आपका संस्कृत हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, ईवीएस हो, जितने भी तरह तरह के सब्जेक्ट होते हैं उन सभी का टेस्ट पेपर जो है वो आप एक्सेस कर सकते हो, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से बूस्ट करके आगे के लिए अपने आप को तैयार कर सको। और सबसे मज़ेदार बात यहाँ पर यह है कि इसके लिए भी आपको कुछ पे नहीं करना है। ये जो टेस्ट सीरीज़ का एक्सेस है ये आपको 100% यहाँ पर फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ताकि आप टेस्ट पेपर को सॉल्व करके अपने एग्जामिनेशन के लिए खुद को जो है एक योद्धा बनाओ और अपने एग्जामिनेशन में जो है वो धूम मचा कर आओ। ठीक है, सही कहा ना मैंने? चलो, तो आज के इसी सीरीज में अगर हम देखेंगे तो क्लास 9 सोशल साइंस जो ज्योग्राफी का एक चैप्टर है जिसका टाइटल है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन जो चैप्टर है ये है चैप्टर नंबर 6 और इसमें आज हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें हम एक टेस्ट पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे। अब आपको लगेगा कि सर ये टेस्ट पेपर कहाँ पर मिलेगा? तो टेस्ट पेपर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उसमें पीडीएफ यहाँ पर अपलोडेड है, तो आप उसको यहाँ पर एक्सेस कर लीजिएगा। उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिएगा, खुद से लिखने की कोशिश करिएगा। कोई डाउट अगर होता है तो फिर आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आप देखोगे तो पॉपुलेशन वाला जो चैप्टर है इसका टॉपिक वाइज वीडियो, ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर जो दूसरी चीज़ है जैसे एनसीईआरटी सॉल्यूशन हो गया, वन शॉट रिवीजन वीडियो हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, ये 4 सेगमेंट जो हैं वो आपको ऑलरेडी यहाँ पर प्रोवाइड किए जा चुके हैं। ठीक है, अब आज यहाँ पर क्या है कि ये 5th सेगमेंट होगा जिसमें हम टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। टेस्ट पेपर में अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं, जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन। इसी में अगर आप देखोगे तो मैप बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस टेस्ट पेपर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक बात ये बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो टेस्ट पेपर का डिस्कशन यहाँ पर होता है, ठीक है, इसमें हम लोग केवल क्वेश्चंस और उसके आंसर्स के ऊपर यहाँ पर फोकस करते हैं। अगर आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है ना, उसको अगर आप पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो जो मैंने आपको ये वन शॉट रिवीजन वीडियो के बारे में बताया है आप उसको ज़रूर देखें, तो उससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। व्हाट वाज इंडियाज पॉपुलेशन ऑन मार्च 2011? 2011 का जो मार्च है इसमें अगर हम देखेंगे तो यहां पर इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी, वो यहां पर कितनी थी? अब देखो एक चीज यहां पर आपको ये समझना है कि पॉपुलेशन जो है वो यहां पर पहली बार कब स्टार्ट करी गई थी? 1872 में यहां पर पहली बार पॉपुलेशन जो है वो स्टार्ट करी गई थी और उस टाइम पीरियड पर भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड मायो। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉर्ड मायो। फिर उसके बाद आप सभी को पता है कि हर 10 साल में, है ना, 10 ईयर्स में क्या होता है कि हमारे देश में पॉपुलेशन होती है, लेकिन 1872 के बाद 1881 में जो है एक बार फिर से पॉपुलेशन यहाँ पर स्टार्ट करी गई, मतलब काउंटिंग जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ये जो टाइम पीरियड था ये किसका था? ये लॉर्ड रिपन का टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा। और 1881 से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एवरी 10 ईयर्स जो है हमारे देश में पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पर कंडक्ट करी जाती है। ठीक है, हर 10 साल में। इससे पहले वाली पॉपुलेशन अगर आप देखोगे तो वो कब हुई थी? 2011 में। इससे पहले वाली अगर आप देखोगे तो 2001 में। अगली कब होगी? 2021 में। उसके डेटा अभी हमारे सामने आए नहीं है, जल्दी उनके डेटा भी यहाँ पर रिलीज हो जाएंगे, क्योंकि कोविड-19 की वजह से यहाँ पर क्या हुआ था कि पॉपुलेशन में थोड़ा सा डिले जो है वो आपको देखने को मिला था। तो अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि 2011 के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारे देश की जो जनसंख्या यहाँ पर थी वो कितनी थी? तो हम सबको एक नंबर यहाँ पर याद होता है जिसको बोलते हैं 121 करोड़। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो या फिर 1210.6 मिलियन भी जो है वो यहाँ पर लिखा जा सकता है। 1 मिलियन में अगर आप देखोगे तो 1 मिलियन का मतलब यहाँ पर कितना होता है? 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करके यही वैल्यू जो है वो यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 1210.6 मिलियन। जो आपकी बुक में लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है, तो आपकी बुक में 1210.6 मिलियन जो है वो आंसर यहां पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, है ना, सबसे ज्यादा आपको बताना है कि हमारे देश में किस पर्टिकुलर स्टेट में पॉपुलेशन डेंसिटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि यहां पर मैंने एक सेंटर पॉइंट बनाया, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट से मैंने यहां पर क्या किया कि 1 किलोमीटर का रेडियस लिया और 1 किलोमीटर की रेडियस को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सर्कल इस तरीके से ड्रॉ किया, है ना। अगर आप कहीं से भी देखोगे तो ये जो पर्टिकुलर रेडियस आपको देखने को मिलेगी ये कितनी है, ये है आपकी 1 किलोमीटर और ये है आपकी 1 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या होता है कि पर यूनिट एरिया में, है ना, या जो पर किलोमीटर एरिया या 1 किलोमीटर के एरिया में जितनी पॉपुलेशन आपको यहां पर रहती हुई देखने को मिलती है ना, जितनी भी पॉपुलेशन यहां पर रह रही है, ये चीज यहां पर क्या होती है, इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। इस एरिया में अगर मान लीजिए कि पॉपुलेशन ज्यादा रह रही है ना, पर किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है, अगर यहां पर पॉपुलेशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमारे देश में उस पर्टिकुलर जगह पर पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो ज्यादा है। अगर आपको कम देखने को मिलेगा तो इसका मतलब कि उस एरिया में, उस जगह पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो यहां पर कम है। तो इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो 2011 के सेंसस के बेसिस पे, ठीक है, याद रखिएगा जो लेटेस्ट सेंसस है उसी को आपकी बुक में यहां पर समझाया गया है, पढ़ाया गया है। तो 2011 का जो सेंसस है, सेंसस मतलब होता है जनगणना, तो उसको अगर हम बेसिस यहां पर बनाएंगे तो हमारे देश में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी आपको देखने को मिलेगी इसका नाम है बिहार। और ये नंबर भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये वो स्टेट है जहां पर आपको मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है। तो इसका नंबर है 1102। बिहार की राजधानी अगर आप देखोगे तो ये है पटना। ठीक है, सो बिहार की राजधानी हो गई पटना। और यहां पर क्या है कि 1102 किलोमीटर जो वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, मतलब ये जो है ये इस पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी आपको देखने को मिलती है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि ये तो हाईएस्ट डेंसिटी वाला राज्य हो गया, है ना, सर आप हमें ये बताओ कि जो लोवेस्ट डेंसिटी वाला राज्य है वो कौन सा है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो लोवेस्ट डेंसिटी जो है वो यहां पर आपको अरुणाचल प्रदेश की देखने को मिलेगी, है ना। लोवेस्ट डेंसिटी जो है ये अरुणाचल प्रदेश की है। और अरुणाचल प्रदेश का अगर आप नंबर यहां पर देखोगे तो ये है 17, है ना, मतलब कि पर किलोमीटर स्क्वायर में यहां पर जो टोटल पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका 17। और ये स्टेट आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है आपकी ईटानगर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विच इज लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड, ठीक है, स्टेट ऑफ इंडिया, है ना। मतलब यहां पर ये बोला जा रहा है कि डेंसली पॉपुलेटेड मतलब विच इज लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड जो है ना, वो यहां पर स्टेट आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या है कि इसमें जो है ना लोग गलती यहां पर कर सकते हैं। कैसे गलती करेंगे मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर हम बात करेंगे कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम पॉपुलेशन कौन से स्टेट में है भाई, तो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी वो यहां पर क्या है, वो है योगी आदित्यनाथ जी का स्टेट, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर दूसरी बात अगर हम देखेंगे कि अगर भाई मिनिमम यहां पर हम देखें कि मिनिमम पॉपुलेशन कहां पर है, तो वो आपको देखने को मिलेगा सिक्किम में, है ना, ये हो गया आपका सिक्किम। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछेंगे कि हाईएस्ट जो डेंसिटी है ना, जो आपको हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, जनसंख्या घनत्व के बेसिस पे आपको हाईएस्ट वैल्यू बतानी है, तो ये कहां पर देखने को मिलेगा, ये आपको बिहार में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं हम लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, है ना, या जो लोवेस्ट डेंसिटी वाली चीज है वो कहां पर आपको अवेलेबल देखने को मिलेगी, तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी है, वो है 17, मतलब कि पर किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में केवल 17 यहां पर जो पॉपुलेशन है वो आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो अरुणाचल प्रदेश होगा, क्योंकि यहां पर क्या बोला गया है कि डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट जो है वो सबसे कम कौन सा है ना, मतलब लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि वहां पर जो पॉपुलेशन रहती है वो दूर दूर रहती है ना, बहुत ज्यादा डेंसिटी यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बिहार, है ना, बिहार की जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो यहां पर कितनी है। तो ये तो मैंने आपको उस क्वेश्चन में बता दिया था, है ना, लेकिन वहां पर आपको लिखना नहीं था, तो यहां पर याद रखिएगा ये है 1102 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। और अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई अरुणाचल प्रदेश का भी बता दो, है ना, तो अरुणाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो यहां पर कितनी है, वो आपको 17 देखने को मिलेगी। ठीक है, चलो एक मजेदार क्वेश्चन यहां पर ये करते हैं, आप सभी लोग अलग अलग स्टेट से यहां पर बिलोंग करते हो, है ना, तो आपको मुझे ये बताना है कि आपके पर्टिकुलर स्टेट की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो यहां पर क्या है ना, आपके जो पर्टिकुलर स्टेट है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी यहां पर क्या है, वो चीज आपको यहां पर कमेंट सेक्शन में मेंशन करनी है। ठीक है, तो जो लोग बिहार के होंगे और अरुणाचल प्रदेश के होंगे उनका तो मैंने बता ही दिया है ना, लेकिन आप लोग भी जो है
वो अपना आंसर यहां पर दे सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन केरला, है ना। मतलब कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर किसकी बात हो रही है, यहां पर सेक्स रेशियो के बारे में बात हो रही है। ठीक है, सेक्स रेशियो का मतलब यहां पर अगर हम बहुत ही सिंपल शब्दों में यहां पर समझेंगे तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि 1000 मेल हैं, है ना, अगर हम 1000 मेल को यहां पर कंसीडर करें, 1000 मेल को कंसीडर करें, तो जो फीमेल का नंबर है वो यहां पर कितना है, मतलब कि पर 1000 मेल में यहां पर फीमेल कितनी देखने को मिलती है, इसको हम बोलते हैं सेक्स रेशियो। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि भारत में, ठीक है, जो यहां पर क्या है कि भाई सबसे ज्यादा जो सेक्स रेशियो आपको देखने को मिलेगा वो है केरला में, है ना, सबसे ज्यादा है। तो इसका नंबर भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका नंबर यहां पर क्या है, 1084 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। मतलब ज्यादातर जगह पर ये होता है कि जो मेल्स हैं उनके नंबर ज्यादा होते हैं और फीमेल्स के नंबर यहां पर कम होते हैं। लेकिन केरला के केस में अगर आप देखोगे तो यहां पर 1084 फीमेल्स हैं, मतलब कि 1000 मेल पर आपको ज्यादा फीमेल्स जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। हरियाणा की कंडीशन अगर हम देखेंगे तो ये जो मैं नंबर आपको बता रहा हूं ना, याद रखिएगा, ये 2011 के सेंसस के बेसिस पे हो रहा है। जो भी डिस्कशन होगा 2011 के सेंसस के बेसिस पर ही होगा और उसी के बेसिस पे आपको आंसर देना है। तो यहां पर क्या है कि जो मैक्सिमम है वो केरला में है और सबसे कम जो है वो आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा। तो आपको ये बताना है कि हरियाणा का जो सेक्स रेशियो है 2011 सेंसस के बेसिस पे, जो आपकी बुक में भी यहां पर लिखा हुआ है, तो आपको ये बताना है कि हरियाणा का जो सेंसस है, ठीक है, मतलब हरियाणा की जो यहाँ पर सेक्स रेशियो है वो यहाँ पर कितना है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। केरला का मैंने मैक्सिमम वाला जो है वो आपके साथ डिस्कस कर लिया है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो दिया है, व्हाट इज द एवरेज लाइफ ऑफ इंडियन सिटीजन इन ईयर 2012। देखो एवरेज लाइफ का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। ठीक है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है ना उसके बारे में बात कर रहे हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का क्या मतलब होता है पहले ये समझो। देखो मनुष्य का जीवन जो है ना, वो चलता रहता है, किसी का रुक जाता है, किसी का चलता रहता है। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, अपनी पूरी पॉपुलेशन को ध्यान में रखेंगे तो हमें एक चीज यहां पर ये समझ में आएगी कि हमारी पॉपुलेशन की एक एवरेज एज है ना। जैसे जब हमारा देश आजाद हुआ था या उससे पहले अगर हम देखेंगे तो पॉपुलेशन यहां पर क्या थी कि बहुत ज्यादा उनकी एज नहीं होती थी, है ना। इसका रीजन क्या है, बीमारियां बहुत ज्यादा होती थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में या मेडिकल की फील्ड में हमने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं किए थे। तो चीजों को किस तरीके से हमें लोगों को प्रोवाइड करनी है वो सब चीजें हमारे पास अवेलेबल नहीं थी और इसी वजह से लोगों की एज जो है वो 34, 35 या 40 ईयर्स तक जो है वो लोग यहाँ पर आपको खत्म होते हुए दिखाई देते थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब हमने जो अलग अलग तरीके के प्रोग्राम है, वैक्सीनेशन है, जो मेडिसिन है ना, इस फील्ड में जितना भी यहाँ पर काम हुआ है, तो उससे मनुष्य की जो एवरेज लाइफ है ना, एवरेज लाइफ मतलब उसकी जो एज है ना उससे रिलेटेड उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो यहां पर बढ़ गई है। और अभी के टाइम पीरियड पर 2012 का जो डेटा है वो आपकी बुक में लिखा हुआ है, लेटेस्ट वाला, कि 1951 में इतना था और अगर आप अभी देखोगे 2012 में, तो 2012 में जो ये नंबर है वो है 67.9 ईयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक एवरेज लाइफ है ना। मतलब अगर मनुष्य को यहाँ पर क्या है कि कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं होता है या कोई बहुत ज्यादा सीवियर बीमारी जो है वो नहीं लगती है, तो करीब इतना तो आप मान सकते हैं कि 68 ईयर्स तक वो आपको जीवित रहता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है ना। वैसे तो क्या है कि जीवन और खत्म होना, ठीक है, ये सब चीजें तो अब कभी कुछ भी हो सकता है। किसी ने सोचा नहीं था कि कोविड-19 में क्या हो जाएगा, लेकिन कई बार आपने देखा है कि सिचुएशंस जो हैं वो बदलती रहती हैं। लेकिन एक नॉर्मल सिस्टमैटिक सिचुएशन की बात अगर हम करेंगे तो 67.9 ईयर्स जो है ये एवरेज एज आपको यहाँ पर इंडियंस की देखने को मिलती है, ठीक है, 2012 में। अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ केरला एज पर 2011 सेंसस। ठीक है, अगर हम देखो ओवरऑल इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया का जो यहाँ पर लिटरेसी रेट है वो करीब आप देखोगे तो वो कितना है, वो 74% है ना, लगभग 73 पॉइंट समथिंग, 74 हम उसको एज्यूम कर सकते हैं। जिसमें से मेल का लिटरेसी रेट अगर आप देखोगे तो वो करीब यहाँ पर 82%, 83% यहाँ पर देखने को मिलता है। फीमेल का लेस देन यहाँ पर 65 आपको देखने को मिलता है, लगभग 65 तक। तो यहाँ पर क्या है कि अब हमको एक चीज ये पता है कि अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मेल, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल मैं आपके सामने बनाने वाला हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। और ये हो गया आपका फीमेल, है ना। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर देख लेते हैं कि मैक्सिमम लिटरेसी रेट और यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि मिनिमम लिटरेसी रेट। तो मेल जो है, ठीक है, उनकी सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहां पर है, वो केरला में है ना, केरला में है। और फीमेल की जो सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट आपको देखने को मिलेगा वो कहां पर है, वो आपको केरला में देखने को मिलेगा।
ठीक है। मेल की जो मिनिमम यहां पर आपको देखने को मिलेगी लिटरेसी रेट, वो आपको बिहार में देखने को मिलेगा, और फीमेल की अगर सबसे कम लिटरेसी रेट आप देखोगे तो ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टेबल है। तो इससे हमको ये समझ में आ गया कि भाई जो मेल हैं जो फीमेल हैं, इन दोनों के केस में अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम जो साक्षरता दर है, साक्षरता दर का मतलब क्या हुआ कि भाई आपकी एज 7 साल से ज्यादा होनी चाहिए, या 7 साल या 7 साल से ज्यादा, और आप जो है वो चीजों को लिख सको और पढ़ सको, है ना। वो चीज क्या कहलाती है, वो लिटरेसी रेट। इसका मतलब ये है कि आप लिटरेट हो गए। तो मेल में केरला दोनों जगह पर फर्स्ट है भाई, मेल में भी फीमेल में भी, है ना। और मिनिमम में अगर आप देखोगे तो जो मेल की लिटरेसी रेट कम है वो बिहार में है, और फीमेल की लिटरेसी रेट जो है वो आपको राजस्थान में कम देखने को मिलेगी। और मैं यहां पर ये ऐड कर देता हूं कि ये 2011 सेंसस की जो है वो मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। 2011 सेंसस पे अगर आप देखोगे तो ये डेटा आपको यहां पर प्रेजेंटेड देखने को मिलेंगे। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि केरला की जो है वो 2011 में सेंसस के हिसाब से जो लिटरेसी रेट है वो कितना है, तो वो 94% है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 94, जैसे कई बार हम लोग ये सुनते हैं ना कि केरला का 100% यहाँ पर लिटरेसी रेट है ना। मतलब उसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो बाकी स्टेट से जो है वो आपको केरला में बहुत ज्यादा चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। 94% 2011 सेंसस के बेसिस पे इनका लिटरेसी रेट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई साहब, है ना, एकदम सुपर इंपॉर्टेंट है ये। इंडिया कंप्राइजेस हाउ मच पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड एज पर 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के हिसाब से, है ना, जो मैंने आपको 121 करोड़ का नंबर जो यहां पर बताया है, ये पूरी दुनिया का कितना परसेंटेज पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में यहां पर रहता है ना। जैसे अगर आपने देखा होगा तो इंडिया का जो एरिया है, ठीक है, वो पूरी दुनिया का एरिया का कितना है, वो आपको 2.4% जो है वो इंडिया का एरिया देखने को मिलेगा, है ना। इंडिया की जो पोजीशन है एरिया वाइज अगर आप देखोगे तो इंडिया की जो पोजीशन है वो यहां पर आपको 7th पोजीशन पर देखने को मिलेगा, है ना। तो एरिया जो है वो यहां पर कितना है पूरी दुनिया का, वो 2.4% जो है वो आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर आप यहां पर इंडिया की पोजीशन की बात करोगे तो वो 7th है। लेकिन पॉपुलेशन वाइज अगर हम देखेंगे तो पॉपुलेशन वाइज 121 करोड़ या 1210.6 मिलियन जो यहां पर मैंने आपको पॉपुलेशन बताई है वो यहां पर बता दी है, ठीक है। लेकिन अब यहां पर क्या बात हो रही है कि वो कितना परसेंटेज है हमारे देश का, ठीक है, या पूरी दुनिया का, तो वो 17.5% है। मतलब कि दुनिया भर की जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी 17.5% जो पॉपुलेशन है वो हमारे देश में आपको रहती हुई दिखाई देती है। और ये डेटा 2011 के सेंसस के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और भारत का जो पॉपुलेशन वाइज यहां पर रैंकिंग है, भारत कौन से नंबर पर है, भारत आपको 2nd नंबर पर देखने को मिलेगा, ठीक है। 1st नंबर पर चाइना देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज बर्थ रेट, है ना। अब जैसे क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है ना, मोर्टिलिटी रेट क्या है। ये अलग अलग छोटी छोटी डेफिनेशंस होती हैं। मैंने आपको वन शॉट रिवीजन वीडियो में भी यहाँ पर पढ़ाया हुआ है ना। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वहां पर भी पढ़ाया हुआ है। और अभी एक और क्वेश्चन आएगा जिसमें सब चीजें हम डिफाइन कर देंगे। लेकिन अभी यहां पर ये पूछा जा रहा है कि बर्थ रेट क्या है ना। मतलब यही बोला जा रहा है कि पर 1000 जो ऑफ पॉपुलेशन है, मतलब कि अगर हम यहां पर पॉपुलेशन का 1000वां पार्ट यहां पर लेते हैं, है ना, मतलब कि 1000 यहां पर लोगों को कंसीडर करते हैं, तो उसमें से कितने लोगों का जन्म हुआ उसको हम यहां पर क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम यहां पर क्या, बर्थ रेट। मतलब याद रखिएगा पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन में कितने नए बर्थ आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि बर्थ रेट जो है यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर आपको 10% देखने को मिल रहा है। अब ये जो 10% है इसका मतलब ये हुआ कि भाई 100 लोगों में 10 लोग और ऐड कर दो आप, है ना, तो इसका मतलब ये 110 हो गया। लेकिन जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन होती है वो 1000 पर यहां पर हम कंसीडर करते हैं कि पर 1000 यहां पर कितने लोगों का बर्थ हुआ है, वो बर्थ रेट यहां पर कहलाता है, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, इतना लिख दोगे तो काम यहां पर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, तो 9 यहां पर आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो क्वेश्चंस हैं जो 1 नंबर में आपसे डायरेक्टली यहां पर पूछे जाएंगे और आप छोटे छोटे आंसर लिखकर वो 1 नंबर जो है वो बटोर सकते हो, ठीक है। लेकिन 1 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या होता है ना कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं पता है ना, जैसे मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आया, उसके बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर क्या होता है कि वो जो क्वेश्चन है ना वो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि भाई उस डिफिकल्टी को अगर आप दूर करना चाहते हो, है ना, तो आपको बेसिक्स जो है वो पढ़ने पड़ेंगे। एनसीईआरटी की एक बार जो रीडिंग है वो पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी, है ना, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको हाईलाइट करने पड़ेंगे, तभी उन क्वेश्चंस को आप यहां पर याद कर पाओगे, ठीक है। चलो भाई, तो अब यहां पर है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 3 नंबर मिलेंगे अगर आप सही आंसर लिखोगे तो, है ना। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन यहां पर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो दिया है कि आइडेंटिफाई द डिफरेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है, फेस्ड बाय द एडोलेसेंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, है ना, मतलब कि जो किशोर
यहाँ पर पॉपुलेशन है ना, जैसे 10-11 साल है ना या 19 साल तक के जो लोग यहाँ पर होते हैं उनको हम किशोर यहाँ पर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो एडोलेसेंट यहाँ पर पॉपुलेशन है भारत की है ना, उसको यहाँ पर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलती है या वो कौन सी प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस करते हैं वो आपको बताना है। देखो क्या होता है कि जब व्यक्ति की एज यहाँ पर बढ़ रही होती है ना, जैसे आप सभी लोग यहाँ पर क्या है कि आप सब लोग एडोलेसेंट वाली पॉपुलेशन में अभी आ रहे हो है ना, धीरे धीरे आपकी एज बढ़ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस टाइम पीरियड पर क्या होता है कि न्यूट्रिशन जो है वो बहुत जरूरी होता है ना, मतलब कि जैसे कोई एक बच्चा है, ठीक है, और एक कोई एडल्ट है ना, तो अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो एक बच्चा है और जब एक एडल्ट है, ठीक है, जैसे मैं अभी अपने आप को कंपेयर करूंगा तो मैं यहाँ पर क्या हूँ, एक एडल्ट हूँ, ठीक है, और एक छोटा बच्चा भी है यहाँ पर, और आप ये कह सकते हैं कि आप एडोलेसेंट हो। तो जो छोटे बच्चे होते हैं और जो एडल्ट होते हैं, ठीक है, उनके केस में क्या है कि उनको मतलब यहाँ पर ज्यादा न्यूट्रिशन की आवश्यकता नहीं होती। इसका रीजन क्या है, क्योंकि अब यहाँ पर क्या है कि चीजें डेवलप नहीं हो रही हैं, है ना, चीजें क्या है कि ऑलरेडी यहाँ पर डेवलप हो चुकी हैं। लेकिन एडोलेसेंट के केस में क्या होता है कि चीजें जो है उनका जो शारीरिक और मानसिक विकास जो है वो आपको होता हुआ दिखाई देता है, तो उस टाइम पीरियड पर उनको ज्यादा न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं हुआ कि चाइल्ड और एडल्ट को न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं होती है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनको भी जरूरत होती है, लेकिन ज्यादा किसको जरूरत होती है, मोर बोल रहा हूं मैं, है ना, वो होती है एडोलेसेंट। अब उसके बाद यहां पर देखोगे कि अगर मान लीजिए कि उनको सही तरीके का न्यूट्रिशन यहां पर नहीं मिला, पुअर न्यूट्रिशन है, तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि डेफिशिएंसीज आपको देखने को मिलेगी। डेफिशिएंसी का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना, और फिर स्टंटेड ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। स्टंटेड मतलब आप ये कह सकते हैं कि भाई बहुत ज्यादा ग्रोथ यहां पर नहीं हो पा रही है, ठीक है, जिस तरीके से शारीरिक और मानसिक विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। अब उसके बाद आज के टाइम पीरियड पर अगर हम देखेंगे तो जो डाइट यहां पर अवेलेबल है किसको, जो एडोलेसेंट पॉपुलेशन है उसमें अगर आप देखोगे तो वहां पर क्या है कि उसमें जितने न्यूट्रिएंट्स यहां पर अवेलेबल होने चाहिए खाने पीने के लिए वो चीजें यहां पर अवेलेबल नहीं है ना। कई जगह पर तो अगर आप देखोगे तो खाने पीने का ही भाई पता नहीं है कि आज अभी दिन में खा लिया है, रात में खा पाएंगे या नहीं खा पाएंगे, है ना, ये भी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो जो एडोलेसेंट यहाँ पर गर्ल्स हैं स्पेशली, तो उनमें यहाँ पर एनीमिया की प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलेगी। एनीमिया मतलब होता है कि भाई आपके शरीर में जो खून है उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा यहाँ पर कम है, ओवरऑल यहाँ पर जो आपकी रेड ब्लड सेल्स हैं वो यहाँ पर आपको कम देखने को मिल रही है, ठीक है, खून की कमी हो जाना जो है वो यहाँ पर एनीमिया होता है। अभी मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूंगा कि मुझे ये बताओ कि कौन से विटामिन की कमी से जो है वो एनीमिया आपको देखने को मिलता है, ठीक है भाई, ये मुझे एक आंसर बता दो आप, है ना, जैसे ऑप्शन दे देता हूं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी, है ना, आपको ये 4 ऑप्शन दे दिए। आपको ये बताना है कि कौन से विटामिन की कमी से जो है वो एनीमिया रोग आपको देखने को मिलता है। देयर प्रॉब्लम्स हैव सो फार नॉट रिसीव्ड एडिक्वेट अटेंशन इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। अब यहां पर क्या है कि ये चीजें केवल हम लोग क्या करते हैं कि किताबों में पढ़ते हैं और फिर भूल जाते हैं, लेकिन यहां पर क्या है कि इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, तभी तो इन चीजों को हम इंप्रूव कर पाएंगे। तो उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है और इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि एडिक्वेट जो अटेंशन यहाँ पर मिलना चाहिए वो नहीं है, और इसी वजह से इन प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पर सही तरीके से टैकल नहीं कर पा रहे हैं। और इसी वजह से यहाँ पर बोला जा रहा है कि उनकी प्रॉब्लम्स को हमको सेंसिटाइज यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम इन पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जो है वो एलिमिनेट यहाँ पर कर सकें। तो अब यहाँ पर कई सारी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई, न्यूट्रिशन की बताई, डेफिशिएंसीज के बारे में बताई, पुअर डाइट के बारे में मैंने आपको बताया, एनीमिया के बारे में बताया। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो एडोलेसेंट पॉपुलेशन यहाँ पर हमारे देश में फेस करती हुई आपको दिखाई देती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि वाई द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन इज थिकली पॉपुलेटेड, है ना। थिकली पॉपुलेटेड का मतलब ये हुआ कि भाई इन पर्टिकुलर एरिया में अगर आप देखोगे तो पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा आपको रहती हुई यहाँ पर दिखाई देती है। मेंशन द 2 स्टेट्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स विथ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। आपको 2 यहां पर क्या करने, वो स्टेट्स के नाम बताने नॉर्दर्न प्लेन्स वाले, ठीक है, जहां पर आपको हाई पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो देखने को मिले, ठीक है। चलो भाई, अब सबसे पहली बात यहां पर ये है कि देखो हमारे यहां पर अलग अलग तरीके के फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना, माउंटेन्स भी देखने को मिलेंगे, कोस्टल प्लेन्स भी देखने को मिलेंगे, प्लेटू भी देखने को मिलेगा, हिली एरियाज भी देखने को मिलेंगे, प्लेन एरियाज भी देखने को मिलेंगे। लेकिन प्लेन एरियाज पे जो पॉपुलेशन होती है वो यहाँ पर क्या है कि वो आपको ज्यादा देखने को मिलती है ना। जैसे अगर आप देखोगे तो प्लेन एरिया में क्या होता है कि जो भी पर्टिकुलर चीज अवेलेबल है तो वो क्या है कि वो सुटेबिलिटी ऑफ सॉइल्स फॉर एग्रीकल्चर, मतलब आप सभी को पता है कि भाई हिल्स से यहाँ पर क्या होता है कि जो रिवर्स होती हैं, है ना, रिवर्स यहाँ पर ओरिजिनेट होती हैं। अब रिवर्स जो यहाँ पर डिपोजिशन करेंगी, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एलुवियम, तो जो भी यहाँ पर डिपोजिशन होगा
वो कहां पर होता है, वो प्लेन्स पर होता है, और ये बहुत फर्टाइल सॉइल यहां पर होती है, इसलिए एग्रीकल्चर वगैरह बढ़िया हो पाता है ना। मतलब हिली एरियाज से जो है वो रिवर्स यहां पर आ रही है, अपने साथ जो अलग अलग तरीके के सेडिमेंट्स हैं वो लेकर आ रही हैं, और प्लेन पर आकर उनकी स्पीड कम हो जाती है तो वो चीज़ों को डिपॉजिट कर देती हैं। तो इससे क्या होता है कि वहाँ पर अलग अलग तरीके की जो सॉइल्स होती है उनका फॉर्मेशन होता है, जिसको हम एलुवियल सॉइल बोलते हैं, और एलुवियल सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। तो एग्रीकल्चर के लिए जो सॉइल की सुटेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी वो ज़्यादा है। मतलब उन पर्टिकुलर एरियाज में अगर आप देखोगे तो ज्यादा खेती होती है, जैसे पंजाब में देख लो आप, है ना, हरियाणा में देख लो, यूपी में देख लो, ये सब वो स्टेट्स हैं जहां पर दबाकर खेती यहां पर की जाती है। सो द नॉर्दर्न प्लेस एंड द डेल्टा रीजन्स हैव फर्टाइल सॉइल्स। डेल्टा रीजन वो रीजन होते हैं जहां पर क्या होगा कि अगला जो यहां पर स्टेप होगा वो समुद्र के अंदर होने वाला रिवर का, है ना, जैसे वेस्ट बंगाल वगैरह में डेल्टा रीजन आपको देखने को मिलते हैं, तो वहां पर फर्टाइल सॉइल होती है, और वही जो है, ठीक है, सॉइल्स एंड आर द मोस्ट सुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि मोस्ट सुटेबल जो है वो आपको एग्रीकल्चर के लिए देखने को मिलेंगे। दैट इज वाई दीज एरियाज आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड, है ना, और इसी वजह से यहां पर क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलर यहां पर लोकेशंस होती हैं ये थिकली पॉपुलेटेड आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहां पर ये आर है, आर द मोस्ट सुटेबल एग्रीकल्चर, ठीक है, और इसीलिए यहां पर ये थिकली पॉपुलेटेड है। दूसरी बात है क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्लाइमेटिक कंडीशंस का मतलब ये है कि भाई ज्यादा गर्मी, ज्यादा ठंडी, है ना, इन सब चीजों से हम बचते हैं, और यहाँ पर क्या होता है कि हैवी रेनफॉल जो है, ठीक है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो उससे क्या होता है कि एक मॉनसून टाइप की जो जलवायु है ना, मतलब जलवायु का मतलब होता है क्लाइमेट, वो आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि ये क्लाइमेट जो है वो अच्छा रहता है। तो लोगों को बहुत ज्यादा हार्श गर्मी, हार्श ठंडी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती है, तो नॉर्मल है, ठीक है, चलता है, तो वहां पर वो लोग रह पाते हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब इस वजह से वो रीजन जो है वो थिकली पॉपुलेटेड देखने को मिलेगा। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एग्रीकल्चर एंड एनिमल रियरिंग कैन बी डन थ्रू आउट द ईयर, है ना, मतलब कि साल भर खेती कर सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री या एनिमल रियरिंग, है ना, पशुपालन जो होता है वो किया जा सकता है। प्लेन्स पर अगर आप देखोगे तो ट्रांसपोर्टेशन की भी काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, चाहे वो रोड हो, रेल हो, वाटरवेज हो, ये सब भी चीज़ें अवेलेबल हैं। और इसी वजह से क्या होता है कि नॉर्थ जो यहाँ पर इंडियन प्लेन है, यहाँ पर टोटल अगर हम पॉपुलेशन देखेंगे तो वो पर्टिकुलर एरिया जो है वो थिकली पॉपुलेटेड आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी तो बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, ये सब जो रीजन्स हैं जहां पर आपको पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो डायरेक्टली आप इस तरीके से इसका आंसर यहां पर लिख सकते हो, छोड़ना नहीं है, जो जो क्वेश्चन में पूछा गया है उन सभी चीजों को आपको अपने आंसर्स में इंक्लूड करना होगा, तभी ओवरऑल आपका जो आंसर है वो यहां पर सही बन पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दिया हुआ है कि व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स यहां पर क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस यहां पर क्या है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने काफी बार आपको जो है वो चीजें बताई हुई हैं। तो बोला जा रहा है कि द पीपल आर इंपॉर्टेंट टू डेवलप द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। अगर किसी भी देश की इकोनॉमी और वो सोसाइटी को डेवलप करना चाहते हैं, है ना, या आप डेवलप करना चाहते हो, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वहां के जो लोग हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहां पर प्ले करें। दे मेक रिसोर्सेस, है ना, मनुष्य जो होता है वो क्या करता है कि भाई मैं जैसे एक रिसोर्स हूं, है ना, मैं अलग अलग तरीके के दूसरे जो रिसोर्सेस हैं उनको यहां पर डेवलप कर पाऊंगा। तो इससे क्या है कि ओवरऑल जो बेनिफिट है वो आपको देखने को मिलेगा। Coal is just a piece of rock until people were able to invent technology to obtain it and make it a resource, है ना, मतलब कि अगर आप कोयले को देखोगे तो कोयला क्या है, कोयला जो है एक रॉक है बस। अगर आपको ये नहीं पता होता कि कोयले को किस तरीके से हम बाहर निकाल सकते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करके, और उसको हम किस तरीके से यहाँ पर आगे की प्रोसेस में यूटिलाइज कर सकते हैं, तब तो फिर तो वही है, मतलब है ना, कि कुछ मतलब ही नहीं है ना। जैसे क्या था, एक बेगर था, एक कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, एक बेगर था, तो उसकी कंडीशन को देखकर जो है वो मतलब यहाँ पर क्या करता था, वो बैक करता था। ठीक है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, इसका कुछ अदरवाइज मीनिंग मत निकालिएगा। तो बैक करता था, तो एक आदमी था, तो उसने देखा कि यार ये तो यार मतलब बेगिंग कर रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा, है ना, रिच कर देते हैं ताकि इसकी कंडीशन यहाँ पर इंप्रूव हो जाए। तो उसको यहाँ पर क्या किया गया, एक सोने का जो है वो एक मतलब जिसमें वो बैक करता था, वो जो बर्तन था ना, उसको गोल्ड का उसको प्रोवाइड कर दिया गया, है ना, कि भाई ये लो, तुमको हमने गोल्ड का प्रोवाइड कर दिया। तो उसको पता ही नहीं था कि ये गोल्ड है ना। उसने क्या किया कि वो जो गोल्ड का वो बर्तन उसको प्रोवाइड किया गया था, उसमें उसने यहाँ पर क्या कर दी, बेगिंग करना जो है वो स्टार्ट कर दी। तो मनुष्य के पास अगर नॉलेज नहीं होगी तो उसको ये नहीं पता चलेगा कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज है हमारे पास, इसका हम किस तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो बोला जा रहा है कि सो द पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज हु कन्वर्ट द नेचुरल रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी टू मोर वैल्यूएबल रिसोर्सेज, है ना, मतलब कि क्या है कि नेचर ने हमको कुछ रिसोर्सेज यहां पर प्रोवाइड किए हैं।
अब हमने क्या किया कि टेक्नोलॉजी, जो हमारी स्किल है, जो हमारे पास नॉलेज है, जो हमारे पास एक्सपर्टाइज है, इनका प्रयोग करके वो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, है ना, उनको हमने क्या कर दिया, मोर वैल्यूएबल रिसोर्सेज में जो है वो कन्वर्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे ओवरऑल जो है वो आपको बेनिफिट लोगों का देखने को मिलेगा, और दैट इज वाई दे आर इंपॉर्टेंट फॉर एन इकोनॉमी। और इसी वजह से क्या होता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स होता है ना, वो यहां पर क्या है कि वो इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर लोगों को नहीं पता होता कि कोल का क्या क्या प्रयोग किया जा सकता है ना, तो आज के टाइम पीरियड पर जितना भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपको देखने को मिला है, क्या वो चीजें पॉसिबल हो पाती, क्या बिल्कुल नहीं हो पाती, है ना। इसीलिए क्या होता है कि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर रहता है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी का, स्किल का, अपनी एक्सपर्टाइज का प्रयोग करके जो भी अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेस यहां पर होते हैं उनको मोर वैल्यूएबल रिसोर्सेस में वो यहां पर कन्वर्ट कर सकता है। इफ जापान इज अ डेवलप्ड कंट्री दैट इज ड्यू टू इट्स डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्स, मतलब जापान का एग्जांपल मैंने आपको चैप्टर में भी पढ़ाया था, है ना, तो वहां पर बताया गया था कि जापान में कोई चीजें नहीं है, कोई नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेंगे, मिनरल्स वगैरह नहीं है, वो सब चीजें यहां पर क्या करते हैं कि इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करना मतलब दूसरी कंट्रीज से मंगवाना। लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपनी जो पॉपुलेशन है उसको एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करी, एक अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड किया, एक अच्छी स्किल्स यहाँ पर सेट जो हैं वो प्रोवाइड किए, और इसी वजह से आज के टाइम पीरियड पर जापान एक डेवलप्ड कंट्री है। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपना जो ह्यूमन रिसोर्स है उसके ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट देखोगे तो बड़े स्केल पर किया है, और इसी वजह से क्या है कि जापान जो है वो एक डेवलप्ड कंट्री यहाँ पर बन पाया, है ना। और हमारे देश में क्या है, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा सरकार जो है वो यहाँ पर खर्च नहीं करती, और इसी वजह से उनकी सिचुएशंस जो है वो यहाँ पर आपको खराब देखने को मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखो दिया है कि व्हाट इज सेंसस, व्हाई डू वी नीड इट, है ना। सेंसस क्या होता है, सेंसस को अगर हम हिंदी में देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं जनगणना, ठीक है। तो जनगणना यहाँ पर क्या होती है ये पूछा जा रहा है, और जनगणना से यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट होते हैं, ये हमको क्यों जरूरी है ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, सेंसस इज एन ऑफिशियल एन्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, डन पीरियोडिकली। तो याद रखिएगा ये ऑफिशियल इनोमरेशन होता है पॉपुलेशन का, कि हमारे देश में जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं इनकी यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनकी हम गिनती करेंगे। देखो एक चीज यहाँ पर समझना है कि एक यहाँ पर चीज होती है फॉर्मल, है ना, और एक यहाँ पर क्या होता है, एक होता है आपका सोशल। तो फॉर्मल में बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर काउंटिंग होगी, है ना, कि जो भी चीजें हैं उनको काउंट कर लो, कितने मेल हैं, फीमेल हैं। सोशल में यहाँ पर क्या करोगे आप, इनोमरेशन करोगे। इनोमरेशन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि भाई समाज में जो लोग हैं, है ना, उनके बारे में समझना, सोशल प्रैक्टिसेस को यहाँ पर समझना। तो इसीलिए फॉर्मल और सोशल डेमोग्राफी जो होती है वो यहाँ पर अलग अलग तरीके से कंडक्ट की जाती है। तो सेंसस की बहुत इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलेगी, और ये पीरियोडिकली होता है। कैसे होता है, 2011 में एक में हुआ, फिर 11 में हुआ, फिर 21 में होगा, फिर अगला 31 में होगा। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक पीरियड है, और इसी पीरियड में ये पूरा का पूरा जो पॉपुलेशन है वो आगे बढ़ेगा, ठीक है, जो सेंसस होता है। और इंडिया में पहली बार जो सेंसस हुआ था 1872 में हुआ था, लेकिन पहला कंप्लीट सेंसस जो था वो 1881 में हुआ था। और उसके बाद से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि एवरी 10th ईयर जो है वो यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो कंडक्ट होती है, सेंसस जो है वो कंडक्ट यहाँ पर होता है। सेंसस हमें क्या मतलब वैल्यूएबल डिटेल्स प्रोवाइड करेगा, सेंसस गिव्स यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पॉपुलेशन, सेंसस टू यूजफुल टू फॉर्मुलेट द फ्यूचर पॉलिसीज ऑफ द कंट्री। देखो एक सिंपल सी बात है, हमको ये समझ में आएगा कि हमारे देश में मेल कितने हैं, हमारे देश में फीमेल कितने हैं। जैसे आज के टाइम पीरियड पर, मॉडर्न टाइम पीरियड पर अगर हम देखेंगे तो हमने क्या किया कि अलग अलग तरीके की स्कीम्स चलाई, है ना। जैसे मान लीजिए कि हमने 2011 का सेंसस किया, हमने ये देखा कि यार मतलब कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर क्या हो रहा है कि जो सेक्स रेशियो है वो बहुत कम है ना, मतलब पैट्रियार्की जो है वो डोमिनेट कर रही है। जो यहाँ पर मेल चाइल्ड होता है वो सबको पसंद आ रहा है, फीमेल चाइल्ड किसी को पसंद नहीं आ रहा है ना। मतलब ऐसा तो एक माइंडसेट था ना पहले, हमने उसके ऊपर काम किया, हमने लाडली लक्ष्मी योजना चलाई, हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान यहाँ पर चलाया, अलग अलग तरीके के हमने लॉज यहाँ पर बताए कि भाई अगर आप इस तरीके से जेंडर टेस्ट करवाते हो या जो भी आप अलग अलग तरीके की प्रैक्टिसेस फॉलो करते हो तो उनको हमने यहाँ पर एक ऑफेंस बनाया और आपको पनिशमेंट दिलवाने की बात यहाँ पर करी। तो इससे क्या हुआ, इससे हमने लोगों को अवेयर किया, लड़कियों को हमने एम्पावर किया, अलग अलग तरीके की पॉलिसीज हमने यहाँ पर बनाई, अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स यहाँ पर चलाए सो दैट हम लोगों को अवेयर कर सकें। तो इससे क्या हुआ कि हमने अपने देश का जो सेक्स रेशियो है वो भी यहाँ पर इंप्रूव कर लिया। आज के टाइम पीरियड पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे स्टेट्स जिनकी परफॉर्मेंस 2011 की जनगणना में बहुत खराब थी, उन्होंने बहुत अच्छा इंप्रूव यहाँ पर किया है। हमने वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर फोकस किया, हम अलग अलग तरीके से लेवल पे जो है वो यहाँ पर देखते रहते हैं कि किस तरीके से लड़कियां भी हमारे देश का नाम यहाँ पर रोशन कर रही हैं, है ना। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं, और इन सब चीजों की डिटेल्स कैसे मिलेगी, इसके पास हमारे लिए एक डेटा होना चाहिए। अगर वो हमारे पास डेटा नहीं होगा
तो जो भी अपलिफ्टमेंट हम लोगों का करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे? हमको ये नहीं पता होगा कि भाई लिटरेसी रेट कैसी है ना, हमको ये नहीं पता होगा कि किस एज के लोग यहाँ पर ज्यादा हैं, किस एज के लोग यहाँ पर कम हैं, तो फिर कैसे काम यहाँ पर चलेगा? तो इन्हीं सब चीजों के लिए यहाँ पर क्या होता है कि सेंसस किया जाता है, और सेंसस से जब आपके पास एक बार डेटा आ जाएगा, तो अगर मान लीजिए कि आप कोई भी इनिशिएटिव लेना चाहते हो, कोई भी पॉलिसीज बनाना चाहते हो, है ना, कोई भी अगर आप मान लीजिए कि वेलफेयर प्रोग्राम है जिसका बेनिफिट आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, तो जब आपके पास वो डेटा होगा ही नहीं, तब आप फिर कैसे पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करोगे? और इसीलिए क्या होता है कि डेटा बहुत जरूरी होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हम कहीं पिकनिक जा रहे हैं, तो पिकनिक जाने का हम एक प्लानिंग करते हैं, तो प्लानिंग के लिए आपके पास कुछ इनिशियल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना, कि भाई कितने लोग होंगे, क्या क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, है ना, कितने टाइम का रहेगा, ये कुछ डिटेल्स होती है ना। उसके बाद आप प्लान बनाते हो कि पहले ही प्लान बना देते हो है ना, पता चला पहले ही प्लान बना दिया और वहां जाकर क्या हो गया कि वहां लड़ाई हो गई, है ना, कि यार एक चीज खाने का कम मिल गया हमको, है ना, बहुत गलत कर दिया तुमने। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो ये सब डेटा जो है वो हमको सेंसस से यहां पर देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो दिया है कि आसाम और जो भी पेनिनसुलर स्टेट्स हैं, पेनिनसुलर स्टेट मतलब समझ गए होगे ना, ये वाला जो स्टेट है जो समुद्र के किनारे आपको देखने को मिलेगी, ये पेनिनसुलर स्टेट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो बोला जा रहा है कि आसाम हैज मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी, है ना, मतलब वहां पर क्या है कि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं है ना, जैसे बिहार में, यूपी में, वेस्ट बंगाल में है, यहां पर क्या है कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आसाम में क्या है, आसाम में अगर आप देखोगे तो मॉडरेट यहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी है। देखो आसाम में भी बोला जा सकता है, और जो पेनिनसुलर यहां पर स्टेट्स होते हैं ना, ये भी बोला जा सकता है। तो आपको ये बताना है कि ऐसा क्यों है भाई, है ना, मतलब यहां पर मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। देखो सिंपल सी बात आप ये समझिए कि जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया, यहां पर हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, दूसरे नंबर पर यहां पर क्या हो गया, ये आपका हो गया मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी, उसके बाद एक यहां पर हो गया लो पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, चलो एग्जांपल लिख देते हैं। तो हाई में जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पर लिख दिया वेस्ट बंगाल, मैंने यहां पर क्या लिख दिया, मैंने यहां पर लिख दिया बिहार। मॉडरेट में अगर आप देखोगे तो मॉडरेट में जैसे आप मान लीजिए कि आसाम हो गया, है ना, फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए कि हरियाणा हो गया। ठीक है, लो में अगर आप देखोगे तो लो में जैसे आपका एग्जांपल हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये सब अलग अलग एग्जांपल हैं। जब चैप्टर पढ़ाया गया था, वन शॉट रिवीजन आपको बताया गया था, तो ये सब चीजें आपको एकदम कंठस्थ करवा दी गई थी, याद करवा दी गई थी, है ना। तो इसमें कुछ ऐसा मतलब मैंने कोई रॉकेट साइंस आपको नहीं बताया ये। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, आसाम को अगर आप देखोगे और जो पेनिनसुलर स्टेट्स हैं इनको अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज ये समझ में आएगा कि यहां पर क्या है कि मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटीज है। ठीक है, वो तो क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, कुछ नया बताओ सर। तो यहां पर क्या है, अगर आप देखोगे तो यहां पर इसके रीजंस आपको बताने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखोगे कि यहां का जो टेरेन है, टेरेन कैसा है भाई, हिली है। ठीक है, रॉकी नेचर आपको देखने को मिलेगा, डिसेक्टेड है ना। तो यहां पर एक टेरेन है, तो यहां पर क्या होता है कि ये बहुत डिफिकल्टी होती है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि हिली एरिया है तो वहां पर क्या होगा, रोड वगैरह बनाना डिफिकल्ट होगा, इंडस्ट्रीज को डेवलप करना जो है वो बहुत डिफिकल्ट होगा, है ना। तो काफी सारी प्रॉब्लम्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। रेलवे वगैरह को पहुंचाना वहां पर थोड़ा सा डिफिकल्ट काम यहां पर होगा, मतलब पूरे दुनिया देश में हमारे रेलवे वगैरह पहुंच गए थे, नॉर्थ ईस्ट पहुंचने में सबसे लेट टाइम यहां पर लग गया था, है ना, क्यों, क्योंकि हिली टेरेन है। फिर उसके बाद यहां पर क्या है कि मॉडरेट टू लो रेनफॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, रेनफॉल वगैरह भी जो है वो थोड़ा कम यहां पर होता है। फिर उसके बाद शैलो एंड लेस फर्टाइल, है ना, सॉइल्स। तो यहां पर क्या है कि शैलो मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि सॉइल जो है वो डीप है ना, जैसे मान लीजिए कि सॉइल है, ये क्या है कि आपको डीप देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां पर क्या है कि यहां पर अगर आप देखोगे तो ये सॉइल जो है वो शैलो है, मतलब बहुत गहरी सॉइल नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो हैम्पर होती है। तो इसी वजह से क्या हुआ कि यहां पर लोगों ने सोचा कि भाई यार ये हिली एरिया में रहने के लिए, ठीक है, मतलब टूरिस्ट के लिए जो है वो जगह ठीक है, कुछ समय के लिए आप वहां पर जाकर मौज काट सकते हो, है ना, फोटो वोटो खिंचा सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर आपको परमानेंटली वहां पर शिफ्ट कर दिया जाए तो बहुत डिफिकल्टी यहाँ पर होगी, है ना। ऐसा लगेगा कि आप यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा और डेवलपमेंट होता तो हम उन चीज़ों के ऊपर काम कर पाते। और यही रीजन है कि यहाँ पर क्या है कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाले लोग थे, है ना, भारत के, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि उनको ये लगता था कि यार हमारे यहाँ पर उतना डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो पा रहा है ना। और इसी वजह से काफ़ी सारी जो इंसर्जेंट यहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिली। तो भारत सरकार ने अब यहाँ पर क्या है कि जो आपका नॉर्थ ईस्ट है इसके डेवलपमेंट के लिए जो है वो यहाँ पर बड़े स्केल पर काम करने लग गए हैं। और नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए मिनिस्ट्रीज वगैरह भी यहाँ पर बनाई गई हैं ताकि नॉर्थ ईस्ट को हम यहाँ पर और इम्प्रूव कर सके, और वहाँ पर भी पॉपुलेशन वगैरह जो है फिर इस स्केल में बढ़ेगा। लेकिन अभी के टाइम पीरियड पर यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो कैसी है, वो एक मॉडरेट पॉपुलेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा आसाम में, और जो भी आपके पेनिनसुलर स्टेट्स हैं, है ना, वहां पर भी आपको मॉडरेट पॉपुलेशन देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15।
माइग्रेशन क्या होता है, आपको इसके टाइप्स जो है वो यहां पर एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, आप अगर चाहो तो आप इसमें ना इस तरीके से एक डायग्राम भी यहां पर बना सकते हो, ठीक है। ये माइग्रेशन हो गया, और इसके टाइप में अगर आप देखोगे तो एक होता है आपका इंटरनल माइग्रेशन, ठीक है, एक हो गया इंटरनल माइग्रेशन, और एक यहां पर क्या हो गया, एक हो गया आपका एक्सटर्नल माइग्रेशन, ठीक है। फिर इनकी डेफिनेशन वगैरह तो हम लिखेंगे ही, एग्जाम्पल हम यहां पर लिख सकते हैं। इंटरनल माइग्रेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि भोपाल में थे आप, और भोपाल से कहां चले गए, भोपाल से चले गए आप पटना, ठीक है। और एक्सटर्नल माइग्रेशन का मतलब ये हुआ कि आप भोपाल में थे और भोपाल से कहां पर चले गए, आप चले गए यहां पर डबलिन, ठीक है। डबलिन कौन से देश में, चलो बताना भाई कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ठीक है, डबलिन जो है वो कौन से देश में है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये दूसरी कंट्री में चले गए आप, है ना। तो ये एक्सटर्नल माइग्रेशन हो गया और ये इंटरनल माइग्रेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। टीचर को आप जितना अच्छी तरीके से प्रेजेंट करोगे, जितना अच्छी तरीके से चीजों को समझाओगे, है ना, तो वो चीज क्या है कि वो आपको ज्यादा नंबर दिलाएगी। आपको कभी ये नहीं सोचना है कि टीचर को सब आता होगा, है ना, वो तो आता ही है ना, इसमें सोचने वाली क्या बात है। लेकिन हमें एक चीज ये ध्यान रखना है कि हम अपने आंसर को इस तरीके से प्रेजेंट करें कि टीचर जो है एकदम गोलू है, गोलू मतलब जिसको नहीं आता है कुछ, और वो आपके आंसर को देखे तो उसको यहां पर क्या लगे कि हमसे अच्छा किसी को नहीं आता। समझ रहे हो, जब जिस दिन आप ये पर्टिकुलर कंडीशन को, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने लग गए, उस दिन यहां पर क्या होगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उनको आप यहां पर उड़ा दोगे। माइग्रेशन की डेफिनेशन लिखना है। सो माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन्स एंड टेरिटरीज। माइग्रेशन कैन बी इंटरनल एंड इंटरनेशनल, ठीक है, या फिर आप इसको इंटरनेशनल की जगह पर एक्सटर्नल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, है ना, उनका यहां पर क्या है कि मूवमेंट होगा। मूवमेंट कैसे होगा, रीजन्स में भी यहां पर हो सकता है और अलग अलग टेरिटरीज में भी हो सकता है। जैसे इंटरनल माइग्रेशन मींस मूवमेंट ऑफ द पीपल विद इन अ कंट्री, है ना, भोपाल से पटना, ये अपने देश में ही हो रहा है। इट डज नॉट चेंज द साइज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, बट इट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विद इन द नेशन, है ना। इस चीज को समझो, जैसे मान लीजिए कि एकदम से क्या हुआ कि एक स्कीम यहां पर आई, है ना, और बोला गया कि पटना में ये स्कीम जो है वो लागू होगी और पूरे देश के लोगों को जो है इसका बेनिफिट होगा। सो भोपाल से क्या हुआ कि 2000 वो लड़के या लड़कियां जिनकी उम्र 25 साल से 30 साल तक है, या 5000 लोग, है ना, वो लोग कहां गए, भोपाल से पटना में शिफ्ट हो गए। सो भारत की पॉपुलेशन में कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। क्यों, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन पहले भी वही थी जब मैं भोपाल में रहता था, और जब मैं पटना चला गया तब भी पॉपुलेशन ही होगा। लेकिन आप एक चीज ये समझो कि भोपाल में 5000 लोग थे जिनकी उम्र 25 से 30 साल की थी, जो रहते थे, लेकिन वो लोग कहां चले गए, वो पटना में चले गए। तो इससे क्या होता है कि ओवरऑल पॉपुलेशन का जो साइज है ना, वो तो यहां पर चेंज नहीं होता है, लेकिन आप यहां पर ये कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है ना, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर होता है वो आपको डिफरेंट देखने को मिलता है। इंटरनेशनल माइग्रेशन या एक्सटर्नल माइग्रेशन जो होता है मींस मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। इससे क्या होगा, इससे भी पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको जो है वो बदलता हुआ दिखाई देगा, प्लस पॉपुलेशन जो साइज है वो भी यहां पर कम होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये होगा माइग्रेशन, और माइग्रेशन यहां पर क्या होता है, किस तरीके से होता है, कौन कौन से टाइप्स के आपको देखने को मिलेंगी चीजें, वो मैंने आपके साथ यहां पर डिस्कस करनी। अगर कोई भी डाउट आपके मन में आता है, कमेंट सेक्शन आप सबके लिए ओपन है, आप कमेंट सेक्शन में जो है अपने डाउट्स को यहां पर मेंशन कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो दिया हुआ है कि व्हाट इज एज कॉम्पोजिशन, है ना। एज कॉम्पोजिशन क्या होता है, नेम 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ पॉपुलेशन, है ना। एज कॉम्पोजिशन को ही बेसिस बनाकर आपको जो पॉपुलेशन की 3 ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं उनके बारे में बात करनी है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि द एज कॉम्पोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन रिफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप्स इन अ कंट्री, है ना। सिंपल सी बात है, एज कॉम्पोजिशन का मतलब यहां पर क्या हुआ है, जैसे अगर हम बात करते हैं ना कलर कॉम्पोजिशन अच्छा है नहीं है, तो कलर कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि भाई एक पर्टिकुलर चीज में कौन कौन से डिफरेंट कलर्स जो हैं वो आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सो एज कॉम्पोजिशन क्या है, एज कॉम्पोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन रिफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप्स इन अ कंट्री, मतलब किसी भी एक कंट्री में अलग अलग एज ग्रुप के कितने लोग यहां पर रहते हैं, वो चीज यहां पर क्या कहलाती है, वो एज कॉम्पोजिशन यहां पर कहलाती है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन, है ना। मतलब किसी भी देश की जनसंख्या के बारे में अगर आपको ये पता चल जाए, ठीक है, कि वहां पर क्या है, वहां पर किस तरीके के पॉपुलेशन जो है वो रह रही है, मतलब कि जैसे भारत को क्या बोलते हैं, भारत को युवाओं का देश बोलते हैं। इसका रीजन क्या है, क्योंकि भारत में जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी।
कई सारी कंट्रीज में अगर आप देखोगे तो एजिंग प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है। जैसे चाइना का अगर आपने बीच में न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होगा तो वहां पर एक नई प्रॉब्लम निकल कर आ रही है एजिंग। क्यों? क्योंकि उन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी 2 चाइल्ड पॉलिसी जो है वो इंप्लीमेंट करी, है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि जो नए जनरेशन हैं, है ना, जो जिस तरीके से उनका जन्म हो रहा था, जो बर्थ रेट था, वो पुरानी चीजों को रिप्लेस नहीं कर पा रहे थे। तो काफी सारी वहां पर क्या हुई कि एजिंग प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिली। मतलब वहां पर जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो आपको ज्यादा देखने को मिले। और इसी वजह से यहां पर कहा जा रहा है कि भाई जो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन होता है उसमें से एज कॉम्पोजिशन जो है वो किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो देखने को मिलता है। टू एन इंपॉर्टेंट डिग्री अ पर्सन एज इन्फ्लुएंस व्हाट ही नीड्स बाय हिज डज एंड हिज कैपेसिटी टू परफॉर्म। अगर एक इंसान जो है उसका एज कॉम्पोजिशन हमको यहाँ पर पता चले तो एक्चुअली हमको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। अगर मान लीजिए कि एक 10 साल का बच्चा है तो उसकी जो ज़रूरतें होंगी, वो जो चीज़ें परचेज करेगा वो डिफरेंट होगा, है ना। और अगर एक 25 साल का इंसान है तो उसकी जो ज़रूरतें होंगी, जो कंज्यूम करेगा, जो वो प्रोड्यूस करेगा, उसकी जो कैपेबिलिटीज़ होंगी वो डिफरेंट होंगी। तो इसीलिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एज जो होती है वो इन्फ्लुएंस करती है लोगों की ज़रूरतें, लोग क्या खरीदते हैं, क्या करते हैं, और उनकी क्या कैपेसिटी है किसी चीज़ को परफॉर्म करने की। ये सब चीज़ें जो हैं वो एज कॉम्पोजिशन के अंतर्गत आपको देखने को मिलती हैं। अब जैसे अगर हम कैटेगरी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि कुछ तो बच्चे की कैटेगरी में यहाँ पर आएंगे, है ना। बच्चों की कैटेगरी का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि वो सारे के सारे लोग जिनकी एज क्या है वो 15 ईयर्स से आपको कम देखने को मिलेगी, है ना, वो सब लोग हो गए। तो लगभग आप में से कई सारे लोग जो हैं वो ये 15 ईयर्स वाली कैटेगरी के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। दूसरी बात वर्किंग एज। वर्किंग एज का मतलब क्या हुआ कि 15 से लेकर 59 ईयर्स तक के जो लोग हैं, है ना, वो आपको क्या देखने को मिलेंगे, वो आपको वर्किंग एज की कैटेगरी में देखने को मिलेंगे, है ना। मतलब ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग जो रिसोर्सेज हैं उनको डेवलप कर सकते हैं, ये लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं किसमें, इकोनॉमी में, अलग अलग चीजों को प्रोड्यूस करके अपनी कैपेबिलिटीज को शो करके ये काम कर सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या हो गया, फिर हो गए रिटायर्ड लोग, है ना। रिटायर्ड लोग के साथ क्या होता है कि भाई ये वॉलंटरी जो है अगर कोई काम कर रहा है तो कर रहा है, अदरवाइज इस पर्टिकुलर एज के बाद काम नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो 59 ईयर्स के बाद भी यहाँ पर काम करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये एज्ड हो गए। तो अगर आप एज कॉम्पोजिशन में देखोगे तो एज कॉम्पोजिशन में एक चीज आपको समझ में आ रही है कि इसमें 3 लोग हैं, है ना। चिल्ड्रन हो गए, वर्किंग एज हो गए, और एज्ड आपको लोग देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब एक चीज समझिए, है ना, ये वाला जो लोग हैं ये यहाँ पर क्या है कि ये डिपेंडेंट आपको देखने को मिलेंगे, है ना। मतलब जिनके घर में भी यहाँ पर आप लोग जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट हो, अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो। अब अगर मान लीजिए कि आपके दादाजी हैं, वो भी यहाँ पर क्या है, वो अब जॉब नहीं करते हैं, वो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं, तो वो भी यहाँ पर क्या है कि वो डिपेंडेंट है। और ये दोनों लोग जो डिपेंडेंट है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये इसके ऊपर, है ना, और इनके ऊपर, मतलब कि जो वर्किंग एज है उनके ऊपर डिपेंडेंट यहाँ पर होते हैं, है ना। और इसीलिए क्या होता है कि पॉपुलेशन का जो कॉम्पोजिशन है ना, एज कॉम्पोजिशन स्पेशली, वो समझना बहुत जरूरी होता है ना। अगर आप उन चीजों को समझ जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक्सप्लेन 3 क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन के 3 क्लासिफिकेशन यहाँ पर होते हैं। अगर आप देखोगे तो पहला जो होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज, है ना। ये जो चीज आपको देखने को मिल रही है ये प्राइमरी एक्टिविटीज है। फिर सेकंड नंबर पर अगर आप देखोगे तो ये सेकेंडरी हो गया, और थर्ड नंबर पर जो है वो यहाँ पर क्या है, वो टर्शरी है। तो ये 3 अलग अलग तरीके के ऑक्यूपेशंस होते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में जो पॉपुलेशन है ना, अगर जो लोग काम कर रहे हैं अगर हम उनको देखेंगे तो इन्हीं तीनों एक्टिविटीज में से किसी ना किसी में वो इन्वॉल्व होंगे, है ना। जैसे प्राइमरी एक्टिविटीज में कुछ लोग इन्वॉल्व होंगे, कुछ लोग सेकेंडरी में होंगे, कुछ लोग टर्शरी में होंगे। तो अब इनमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं। सो प्राइमरी एक्टिविटीज में अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है कि एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज, है ना। जैसे अगर आप देखोगे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग, तो ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं ये सब चीजें किस में आती हैं, ये प्राइमरी एक्टिविटीज में आती है। एमसीक्यू में पूछ लेगा भाई साहब, है ना, कि फिशिंग जो है वो कौन सी एक्टिविटी में आएगा, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, है ना, टर्शरी में। अभी ये लाइन आपने पढ़ी हुई है ना, किताब में भी लिखी हुई है, मैंने भी आपके सामने प्रेजेंट किया। अगर आपको याद रहेगा तो मुस्कुराते हुए जो है वो उस क्वेश्चन का आप आंसर दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना, समझ रहे हो। तो इसीलिए क्या होता है कि एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग जो है ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज हैं। हमारे देश की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो प्राइमरी एक्टिविटीज में आपको इन्वॉल्व देखने को मिलेंगी। सेकेंडरी एक्टिविटीज डील विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, ठीक है। मतलब कि इसमें क्या होगा, इसमें मैन्युफैक्चरिंग होगा, चीजों का प्रोडक्शन होगा, कंस्ट्रक्शन होगा,
ये सब चीजें होंगी। इट इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क, है ना, मतलब कि इसमें जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है ना, कोई कंपनी है जो कार बनाती है, साइकिल बनाती है ना, या फिर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम होता है, ये सब चीजें सेकेंडरी एक्टिविटीज में यहाँ पर आती हैं। टर्शरी एक्टिविटीज में यहाँ पर क्या है कि इसमें सर्विसेज होंगी, है ना, याद रखिएगा टर्शरी एक्टिविटीज को हम सर्विसेज सेक्टर भी जो है वो यहाँ पर कहते हैं। और इसमें आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, और यहाँ पर एक कॉमा लगा लीजिएगा, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशंस हो गए, कॉमर्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, मतलब जितनी भी यहाँ पर क्या है कि जॉब्स आपको देखने को मिलेंगी वो सब चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, वो टर्शरी एक्टिविटीज के अंतर्गत आपको देखने को मिलती हैं। तो आपको ना ये प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शरी एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान रखना है। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग सी बात यहाँ पर ये है कि भारत ने क्या किया कि इस चीज को जो है ना, जो सेकेंडरी एक्टिविटी है इसको मिस कर दिया। हम लोग एग्रीकल्चर से सीधे कहां पर आ गए, हम लोग इस वाले सेगमेंट में आ गए, है ना, आज के टाइम पीरियड। बट सर्विसेज सेक्टर जो है या टर्शरी जो एक्टिविटीज हैं उनका भारत की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर क्या है, हमने जो सेकेंडरी एक्टिविटीज है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो है, इन सब चीजों के ऊपर क्या है कि थोड़ा ध्यान नहीं दिया। स्पेशली हमारी जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और इसी वजह से दूसरी कंट्रीज के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो आपको बड़े स्केल पर देखने को मिलेगी। हम चीज़ों को इंपोर्ट करते रहे और इस वजह से हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आपको देखने को नहीं मिली। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया है कि अलग अलग प्रोग्राम चलाकर, है ना, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स हैं, उनके तहत हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब हम यहाँ पर बनाएंगे और हमारी जो दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंस है उन चीज़ों को हम यहाँ पर कम करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि क्लासिफिकेशन जो होता है ऑक्यूपेशंस का वो किस तरीके से आपको देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है भारत का वो आपको बताना है ना, कि भारत में कौन से लोग हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो वो स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या होगा, किस तरीके से होगा, वो आपको बताना है। तो अगर आप इंडिया में देखोगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो प्राइमरी एक्टिविटीज हैं, है ना, अभी मैंने आपको बताया कि प्राइमरी एक्टिविटीज क्या हैं। तो अगर आप देखोगे तो भारत में करीब यहाँ पर क्या है कि 64% जो लोग हैं, है ना, मतलब करीब 64% लोग, वो लोग किस में इन्वॉल्व हैं, वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं। और सबसे मजेदार बात यहाँ पर ये है कि एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होने के बाद भी, है ना, हमारे देश में जो एग्रीकल्चर कंडीशंस हैं वो इतनी अच्छी नहीं है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो प्रोडक्टिविटी होती है लोगों की उस पर्टिकुलर सेक्टर में वो ज़्यादा नहीं है, और इस वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। सो इंडिया में करीब 64% जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर क्या है कि वो एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है। द प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटी इज 13 एंड 20% रिस्पेक्टिवली, है ना, मतलब कि 13 से 20% जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको क्या है कि वो सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज में यहाँ पर एम्प्लॉयड देखने को मिलेंगे। There has been an occupational shift in favor of secondary and tertiary sector because of growing industrialization and urbanization in the recent time। लेकिन आज के टाइम पीरियड पर अगर आप देखोगे तो कोई किसान ये नहीं चाहता कि भाई उनका बेटा भी जो है वो किसान बने। भारत में तो कंडीशन यही है ना, क्योंकि भारत में किसानों की जो स्थिति है वो गंभीर है। यूएसए वगैरह में, कनाडा वगैरह में देखोगे तो किसान वहां पर एक बिजनेसमैन है, लेकिन हमारे देश में क्या है, क्योंकि ज्यादातर जो किसान आपको देखने को मिलेंगे हमारे देश में, उनकी कंडीशन ये है कि उनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है। 2 हेक्टेयर का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, देखो 1 हेक्टेयर का मतलब होता है कि एक स्क्वायर वाला प्लॉट है और स्क्वायर की सारी साइड जो है वो बराबर होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 मीटर स्क्वायर अगर एरिया है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 1 हेक्टेयर। तो हमारे देश में क्या है कि भाई हमारे देश में जो किसान है वो आप देखोगे कि उनके पास ज्यादातर वो लोग हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है। अब अगर मान लीजिए कि एक किसान है, बात समझिएगा बहुत जरूरी है जो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि किसान है, ठीक है, और ये मैंने यहाँ पर लिखा किसान, है ना, इनके पास कितना था, इनके पास यहाँ पर 3 हेक्टेयर लैंड था, ये मैं मान लेता हूँ। चलो 2 हेक्टेयर की बात कर रहा हूँ तो 2 ही कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 हेक्टेयर कर लिया। अभी इस किसान के क्या हुए भाई, 2 बेटे हुए, है ना, एक का नाम है सन 1 और एक का नाम है सन 2। इनको पढ़ाई करने के लिए भेजा था, है ना, लेकिन ये लोग क्या है कि ये लोग पढ़ाई नहीं कर पाए, है ना, घूमते फिरते रहे, मस्ती करते रहे और मतलब स्थिति इनकी गंभीर हो गई। अब क्या हुआ कि पिताजी ने जो है अब अपने दोनों बेटे को, हर पिता का काम यही होता है कि वो अपने बच्चों को जो है वो स्टेब्लिश करके जाए, है ना, अपनी नज़र के सामने जो है वो देख ले कि भाई उनका बेटा जो है वो लाइफ में अच्छा काम कर रहा है ना, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इन्होंने क्या कर दिया भाई, इसको जो है वो 1 हेक्टेयर इसको दे दिया और 1 हेक्टेयर जो है उसको दे दिया। तो 2 हेक्टेयर से 1 हेक्टेयर आ गए। अब इनके पास अगर मान लो कि जो है वो 2 बेटे हो गए, है ना, और उन्होंने भी अगर पढ़ाई नहीं करी तो फिर क्या हो गया, 0.5 समझ रहे हो आप, तो कुछ नहीं होने वाला भाई साहब।
और इसी वजह से क्या होता है कि एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है ना, वो यहाँ पर क्या है कि वो आपको कम देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम लोग, सन की जगह पे डॉटर भी लिख देते हैं ना, क्योंकि अब यहाँ पर क्या है कि नियम है ना, कि जो फादर की प्रॉपर्टी है उसमें जो बेटी है उनका भी यहाँ पर हक है। ठीक है, तो ये चीज अभी आपको ध्यान रखना है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसी वजह से लोगों ने यहाँ पर ये सोचा कि यार ये प्राइमरी जो एक्टिविटीज हैं है ना, इनसे थोड़ा हमको बाहर निकलना पड़ेगा। तो बाहर निकलने में क्या हुआ, बाहर निकलने में देखोगे अगर आप तो शहर की तरफ लोग जाने लग गए है ना। जैसे अगर आप देखोगे तो मुंबई, दिल्ली है ना, साउथ इंडिया में भी बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे कि गांव में रहते हैं, लेकिन वहां पर जाकर जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क है या जो भी अलग अलग तरीके के काम होते हैं वो यहाँ पर आपको करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, मतलब इंडस्ट्रीज यहाँ पर शहरों में आपको बढ़ती हुई दिखाई दी, अर्बनाइजेशन आपको देखने को मिला। लोग यहाँ पर ये चाहते हैं कि शहर में जाएंगे तो थोड़ा फैसिलिटीज वगैरह आपको बड़े स्केल पर देखने को मिलेंगी। तो उन्हीं सब चीजों को फुलफिल करने के लिए हमारे देश में एक ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है उसमें आपको शिफ्ट भी देखने को मिला, जिससे लोग प्राइमरी एक्टिविटीज से बाहर निकलकर सेकेंडरी और टर्शियरी की तरफ यहाँ पर आपको आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो यहाँ पर क्या है कि एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें 3 चीजें गिवन है। ठीक है, ए बी सी। तो अब आपको ये बताना है और यहाँ पर क्या करना है कि आपको ना आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ए वाला जो स्टेट है वो ये वाला है। ठीक है, मतलब ए मतलब ये। ठीक है, चलो तो अब आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्टेट की जो बात है वो यहाँ पर की जा रही है ना, कौन सा यहाँ पर क्या है कि बात की जा रही है वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, और ये वाला जो स्टेट है ना वो ये वाले की बात हो रही है। ठीक है, मतलब ये थोड़ा एरो आगे पीछे यहाँ पर हो गए हैं, कोई बात नहीं, तो मैंने आपको बता दिया है। तो मैं एक काम करता हूँ, रुकिएगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ना इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि कौन कौन से स्टेट की बात हो रही है। ठीक है, एक तो भाई साहब ये वाले स्टेट की बात हो रही है जिसका नाम है सी। ठीक है, एक हम क्या कर रहे हैं कि एक इस वाले स्टेट की जो है वो यहाँ पर बात कर रहे हैं है ना, इसको आइडेंटिफाई करना है। और एक जो है एक ये वाले स्टेट की बात हो रही है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक ये वाला स्टेट जो हाईलाइट मैंने किया, ठीक है, एक इसकी बात यहाँ पर हो रही है और एक उसके बाद ये जो पर्टिकुलर स्टेट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये वाला जो स्टेट है एक हम इसकी यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, ये 3 स्टेट जो हैं वो आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि बहुत आसान है ना, चलो देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखो पहली बात है कि अ स्टेट हैविंग पॉपुलेशन डेंसिटी 100 एंड बिलो है ना, मतलब कि ये जो ए वाला स्टेट है ये वो स्टेट है जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी 100 या उससे कम है ना। तो कितनी है भाई, यहाँ पर 17 है ना। तो इसका मतलब ये कौन से स्टेट की बात हो रही है, ये अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है और अरुणाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी है, वो है 17 है ना। तो इसको यहाँ पर ऐसे कर देना ऊपर और यहाँ पर लिख देना आप यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आपको पूरा नाम लिखना है। ठीक है, तो दूसरी बात, स्टेट हैविंग पॉपुलेशन डेंसिटी 501 एंड अबोव। ठीक है, मतलब वो पर्टिकुलर स्टेट आपको बताना है जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी 501 से ज्यादा या 501 हो है ना। तो ये बी वाला दिख रहा है, तो बी वाला स्टेट कौन सा है भाई साहब, बी वाला जो स्टेट है इसका नाम है वेस्ट बंगाल है ना। आपको लोकेशन नहीं पता होगी तो फिर आप मार्क ही नहीं कर पाओगे। तो ये क्या है, ये आपका वेस्ट बंगाल है। तो यहां पर आप ये ध्यान रखना, ये हमने यहां पर कर दिया, ये हो गया आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, चलिए अब अगली बात करते हैं, तीसरा, अ स्टेट हैविंग द लोवेस्ट सेक्स रेशियो है ना, कौन से स्टेट का है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एरो जो है वो यूपी की तरफ चला गया है, थोड़ा इसको पीछे करना पड़ेगा। तो सबसे कम जो यहाँ पर सेक्स रेशियो है वो किसका है, वो यहाँ पर हरियाणा का है। ठीक है, तो मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है, सो हरियाणा जो है यहाँ पर आप मार्क कर दोगे। ठीक है, बाकी मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपको मुझे ये बताना है कि हरियाणा का जो सेक्स रेशियो है वो यहाँ पर कितना है। ठीक है, तो ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया आपका वेस्ट बंगाल और ये जो तीसरा वाला है ये आपका हरियाणा यहाँ पर देखने को मिल गया। ठीक है, क्लियर। तो ऐसे जो है ना ये आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ पर पूछे जा सकते हैं कि भाई आपकी जो अलग अलग स्टेट्स वगैरह हैं वो कहाँ पर हैं, किस तरीके से लोकेटेड हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो 19 क्वेश्चन तक का जो हमारा डिस्कशन था, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है जो 3 नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं उनका डिस्कशन हमने यहाँ पर किया। अब अगला जो हमारा सेक्शन यहाँ पर होगा इसमें हम किसकी बात करेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की, मतलब कि जो 5 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे अटेम्प्ट करना है वो चीज अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो बोला जा रहा है कि विच प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन चेंजिंग द कॉम्पोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कि पॉपुलेशन की वो कौन सी प्रोसेस है जो क्या करता है कि पॉपुलेशन के कंपोजिशन को और डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज करने में काफी सिग्निफिकेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है।
और साथ ही साथ आपको क्या करना है कि इसके जो टाइप्स हैं वो भी यहां पर आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने एक चीज यहां पर बताई थी कि देखो भाई, माइग्रेशन एक चीज होती है। माइग्रेशन का मतलब होता है कि लोगों का मूवमेंट, है ना। लोग क्या कर रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पर यहां पर मूव कर रहे हैं। अपने देश में भी मूव कर सकते हैं और किसी दूसरे देश में भी यहां पर जा सकते हैं। तो पॉपुलेशन जो होता है उसमें जो माइग्रेशन आपको देखने को मिलेगा वो दो तरीके का होता है ना। डेफिनेशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो मैं एक बार सिर्फ आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंटरनल माइग्रेशन और दूसरा जो होता है वो यहां पर आपको एक्सटर्नल माइग्रेशन जो है वो देखने को मिलता है। इंटरनल माइग्रेशन क्या होता है भाई? इंटरनल माइग्रेशन का मतलब अपने देश की ही टेरिटरी रीजन्स में आप एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हो। अब उसमें यहां पर क्या है कि देश की जो टोटल पॉपुलेशन है वो तो चेंज नहीं होगी, है ना, वो तो वही रहेगी क्योंकि आप एक ही देश में हो। लेकिन पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन और कॉम्पोजिशन जो है वो चेंज होगा। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना थोड़ी देर पहले कि भाई अगर मान लो कि भोपाल से 25 से 30 साल वाले जो 10,000 लोग हैं वो किसी दूसरे स्टेट में चले गए, तो पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन चेंज हुआ। 25 से 30 साल वाले जो मध्य प्रदेश में थे वो किसी दूसरे स्टेट में चले गए और वहां पर बढ़ गए, यहां पर कम हो गए। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया चेंज। तो इसका मतलब इसमें माइग्रेशन के बारे में लिखना है। सो माइग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल इन चेंजिंग द कॉम्पोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। माइग्रेशन इज द थर्ड कॉम्पोनेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसका तीसरा कॉम्पोनेंट जो है वो यहां पर क्या है, वो माइग्रेशन है। पहला कौन सा है? पहला है बर्थ रेट, है ना। बर्थ रेट से जो है पॉपुलेशन ग्रोथ यहां पर आपको देखने को मिलेगी, उसका रिलेशन है। दूसरा यहां पर होता है डेथ रेट, ठीक है, दूसरा हो गया आपका डेथ रेट। और तीसरा जो यहां पर हो गया वो हो गया आपका माइग्रेशन, ठीक है। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस द रीजन्स एंड टेरिटरीज, है ना। ये इंटरनल भी हो सकता है और इंटरनेशनल भी हो सकता है। इंटरनल माइग्रेशन में लोग अपनी कंट्री में ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इंटरनल माइग्रेशन इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विद इन द नेशन, बट इट डज नॉट चेंज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। चेंज इन द कॉम्पोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू माइग्रेशन, ठीक है। तो वही चीजें आपको यहाँ पर क्या करना है, डिफाइन करना है। तो आपको बोला गया है कि माइग्रेशन के टाइप्स भी जो है वो आप एक्सप्लेन कर दो, है ना। तो एग्जाम्पल भी दे देना आप, है ना। जो मैंने भोपाल पटना इस तरीके से एग्जाम्पल दिए ना, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे सकते हो। तो आपका ओवरऑल जो आंसर है वो यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। सो देयर हैज बीन अ सडन अब्रप्ट राइज इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया सिंस 1961। 1961 से क्या हुआ कि भारत में जो है वो एकदम से पॉपुलेशन जो है वो आपको बढ़ती हुई दिखाई दी। तो आपको इसके रीजंस जो है वो यहां पर बताने हैं कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से 1961 में अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या हो रहा है कि एब्रप्ट जो है वो पॉपुलेशन में आपको राइज देखने को मिल रहा है, मतलब जनसंख्या आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके क्या कारण है? सो यहां पर क्या है कि बिकॉज मेडिकल फैसिलिटीज वर मेड अवेलेबल टू द पीपल, है ना। पहले क्या होता था, पहले लोग जो है ना, जिसकी वजह से यहां पर आपको डेथ जो है ना, मतलब आप ये समझो कि पहले लोगों की डेथ यहां पर ज्यादा हो जाती थी, है ना। कारण क्या होता था? कारण ये होता था कि मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती थी। तो पहले क्या था कि डेथ रेट ज्यादा था, लेकिन जब से मेडिकल फैसिलिटीज यहां पर अप्लाई करी गई, लोगों को अवेलेबल कराई गई, तो अगर आप देखोगे तो 2012 से, है ना, 2012 में करीब जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पर एज आपको देखने को मिलेगा, है ना, भारतीयों का, वो कितना है, वो 67.9 ईयर्स आपको देखने को मिल रहा है। सो मेडिकल फैसिलिटीज से क्या हुआ कि जो लोगों की डेथ रेट है वो यहाँ पर कम हुई। दूसरी बात, बाई द सेटिंग अप ऑफ हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज द डेथ रेट वॉज डिक्रीज एंड द बर्थ रेट वॉज इंक्रीज, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है कि पहले क्या होता था कि बर्थ रेट ज्यादा था, डेथ रेट भी ज्यादा था, तो चीजें बैलेंस हो रही थी। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ, आप ध्यान से समझना, 1961 के बाद जो आपका बर्थ रेट है वो कम हो रहा है, सॉरी ज्यादा हो रहा है, और डेथ रेट यहां पर क्या हो रहा है, डेथ रेट यहां पर कम हो गया है। और पहले क्या था, पहले अगर आप देखोगे तो बर्थ रेट भी ज्यादा था और डेथ रेट भी यहां पर ज्यादा था, ये कंडीशन थी, है ना। इस कंडीशन को अलग से समझो, बर्थ रेट भी ज्यादा, डेथ रेट भी ज्यादा। 100 लोगों का जन्म हो रहा है तो यहां पर 40 लोगों की डेथ हो रही है। तो ओवरऑल जो यहां से रिजल्ट निकल कर आ रहा है वो कितना निकल कर आ रहा है, 60 निकल कर आ रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, बर्थ रेट यहां पर जो है वो 100 है और यहां पर 20 हो गया, चलो मैं 20 मान लेता हूं, तो रिजल्टेंट कितना 80। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है ना। तो ये चीजें जो है वो आपको देखने को मिली, मेनली यही रीजन यहां पर था। इनिशियली पीपल वर इलिटरेट एंड दे वर नॉट अवेयर अबाउट द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। मतलब पहले लोगों को क्या था कि पहले इनिशियली अगर आप देखोगे जो था उनको फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम्स वगैरह है उनके बारे में नहीं पता था। लिटरेसी रेट वॉज ऑल्सो वेरी लो। अर्ली मैरिज ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज वॉज ऑल्सो रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। तो लिटरेसी रेट नहीं था और साथ ही साथ आप यहाँ पर ये कह सकते हैं
कि जो अर्ली मैरिजेस वगैरह होती हैं तो उनकी वजह से भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे जो रीज़न हैं, ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग आप देखते हैं कि उनके यहाँ पर जो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैं उनके वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे, है ना, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर हैं, तो उनका सबका कारण यही है। और इसी वजह से क्या हुआ कि 1961 के बाद जो टोटल यहाँ पर क्या हुआ कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आपको देखने को मिला, है ना, मतलब जनसंख्या विस्फोट, है ना, कि बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो आपको यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी। चले क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, व्हाई इज द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया डिक्लाइनिंग सिंस 1981, है ना, यहाँ पर क्या हुआ कि 1961 के बाद पॉपुलेशन एकदम बढ़ी, लेकिन उसके बाद 1981 के बाद अगर हम देखेंगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो यहाँ पर कम हुई है। इसका रीजन क्या है? तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि अवेयरनेस, है ना, लोगों को यहाँ पर क्या किया गया है कि लोगों को यहाँ पर समझाया गया, है ना, लोगों के बारे में अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन दी गई, जो मीडिया के तहत, न्यूज़पेपर के तहत यहाँ पर पहुँचाया गया कि भाई डिक्लाइनिंग किस तरीके से हम कर सकते हैं, है ना, और किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर कम की जा सकती हैं, पॉपुलेशन बढ़ने से क्या नुकसान हो सकते हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इन सब चीज़ों के ऊपर अवेयरनेस करी गई, है ना, टीवी वगैरह में एडवर्टीजमेंट वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि स्प्रेड ऑफ एजुकेशन टू द गर्ल चाइल्ड वाज आल्सो अ रीजन ड्यू टू विच वुमेन आल्सो बिकम अवेयर अबाउट द ड्रॉबैक एंड एक्सपेंडिचर ऑफ लार्ज फैमिली, है ना, तो उसकी वजह से क्या है कि महिलाओं को जब शिक्षित यहाँ पर किया गया तो उनकी जो मैरिज एज है वो भी यहाँ पर आपको बढ़ती हुई दिखाई दी, और उनको भी यहाँ पर अवेयरनेस हो गई कि भाई क्या नुकसान हो सकते हैं, हेल्थ इंपैक्ट क्या हो सकता है, फैमिली के ऊपर इसका क्या नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, एक्सपेंडिचर यहाँ पर किस तरीके से आपको हैम्पर होते हुए दिखाई दे सकते हैं, वो सब चीज़ें समझ में आई। Women also start working in the different field of life and now they realize that giving birth to more children is also harmful for health, है ना, हम हेल्थ के लिए भी यहाँ पर जो है बहुत नुकसान यहाँ पर होता है। Now people are literate and they are aware about the family planning programs. Early marriage of girls and boys was banned now, ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर क्या हुआ 21 ईयर्स जो है वो हमने यहाँ पर फाइनल कर दिया, लड़के के लिए भी और लड़कियों के लिए भी, है ना। पहले लड़कों के लिए जो शादी की एज थी वो 21 थी और लड़कियों के लिए जो है वो 18 थी, है ना, लेकिन अभी दोनों के लिए जो है वो 21 ईयर्स यहाँ पर कर दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि अगर इस तरीके से कोई लॉ वगैरह वायलेट यहाँ पर करता है तो फिर उसको पनिशमेंट वगैरह भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि हमने ये एज वगैरह यहाँ पर फिक्स कर दिए। अलग अलग तरीके के प्रोग्राम वगैरह चलाए गए, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह होती हैं वो सब चीज़ें अवेलेबल कराई गई, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो आपको डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे तो आप बोलते हो सर कि डिक्लाइन हुआ है तो फिर हम कैसे नंबर 1 बन जाएंगे, है ना, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है अभी, है ना। और इसमें अगर आप देखोगे ना तो फर्टिलिटी रेट, है ना, फर्टिलिटी रेट क्या होता है भाई? फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि एक महिला का अगर हम एवरेज निकालेंगे इंडिया में तो वहाँ पर वो कितने बच्चों को जन्म देती है ना, तो आप करीब देखोगे तो 2.1 या 2.2 जो है वो लगभग आपको देखने को मिलेगा। मतलब ऑन एन एवरेज इंडिया की जो जितनी भी महिलाएं हैं उनका अगर हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो उनका जो यहाँ पर मतलब जो भी फीमेल है वो कितने बच्चों को जन्म देती है तो वो नंबर आपको 2.1 से 2.2 देखने को मिलेगा, है ना। ये आप बोलोगे सर ये 0.1 0.2 कैसे आ गया, है ना, तो वो क्या है कि वो एवरेज है, सो एवरेज में ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये है, तो इसके हिसाब से देखेंगे तो पॉपुलेशन जो है वो ठीक है ना, ग्रोथ आपको जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अब क्या है कि आप एक चीज़ समझो कि अगर मान लो कि 100 लोग हैं, ठीक है, 100 लोग हैं और एक जगह पर क्या है कि एक जगह पर 1000 लोग हैं और 100 लोगों से हमने बोला कि सब लोगों को 1-1 रुपये जमा करना है ना, तो सब लोगों ने या 2-2 रुपये जमा करना है, तो 2-2 लोग जमा किया तो कितना हो गया 200, ठीक है। और अब यहाँ पर भी हमने 2-2 रुपये लिए, है ना, तो ये कितना हो गया 2000। समझ रहे हो आप कि अगर 100 पॉपुलेशन है, सब लोगों जो है वो 2 बच्चों को जन्म दे रहे हैं तो 200 लोग यहाँ पर होंगे और 1000 है तो 2000 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इसी वजह से क्या होता है कि इसी वजह से टोटल जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर स्थिर हुई है, लेकिन फिर भी क्या है कि क्योंकि छोटा सा भी एक चेंज होता है तो उसका रिजल्ट जो है वो हमको बड़े स्केल पर देखने को मिलता है, ठीक है। इसका कारण ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ? जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो यहाँ पर क्या है? सो सिंपल सी बात है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री टेरिटरी ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड टीरम से ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर, है ना। सिंपल सी बात ये है कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब ये हुआ कि किसी भी पर्टिकुलर टेरिटरी में, रीजन में, है ना, जो इनहैबिटेंट्स है मतलब कि वहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनके नंबर में किस तरीके से परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है ना। नंबर कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ग्रोथ है तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो नंबर है उसके बढ़ने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। सो पिछले 10 साल में जो है वो उस पर्टिकुलर एरिया में कितना ग्रोथ आपको देखने को मिला उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। सच अ चेंज कैन बी एक्सप्रेस इन 2 वेज। 2 तरीके से हम इस चेंज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज पर ईयर, है ना। 2 चीजें हैं। पहली बात तो यहाँ पर क्या है
कि नंबर के हिसाब से, एब्सोल्यूट नंबर के हिसाब से जो है वो बता दो कि कितना डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिला। और दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि परसेंटेज चेंज यहाँ पर कितना हुआ, है ना। दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर सकते हैं। द एब्सोल्यूट नंबर एडेड ईच ईयर और डिकेड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज, इट इज ऑब्टेन्ड बाय द सिंपली सबट्रैक्टिंग द अर्लियर पॉपुलेशन फ्रॉम द लेटर पॉपुलेशन, इट इज रिफर्ड टू एज द एब्सोल्यूट इंक्रीज। तो सिंपल सी बात यहाँ पर ये हो गई कि अब अगर आप एक चीज देखोगे तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा है कि एब्सोल्यूट इंक्रीज का मतलब यहाँ पर क्या हुआ। एब्सोल्यूट इंक्रीज का सिंपल सा मीनिंग यहाँ पर ये हुआ कि भाई आप यहाँ पर क्या कर रहे हो कि जो पुराना वाला, इस साल पुराना वाला पॉपुलेशन है और नया वाला पॉपुलेशन है, इनके बीच में यहाँ पर डिफरेंस निकाल दो आप, है ना। तो उससे यहाँ पर ये हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि परसेंटेज चेंज पर ईयर भी आप कर सकते हो, है ना, कि 2% अगर यहाँ पर डिफरेंस आया है तो इसका मतलब है कि पर 100 लोगों में से 2 लोगों की पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ रही है। तो ये चीज जो है ये पॉपुलेशन ग्रोथ आपको कहलाती है। और 1961 के बाद जो है पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ी थी, 1981 के बाद देखोगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पर कम हुई थी। ये चीज भी आप मेंशन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, है ना। जनसंख्या में जो यहाँ पर आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा उसके फीचर्स आपको बताने हैं, ठीक है। सो बोला जा रहा है कि पॉपुलेशन चेंज इज द डिफरेंस ऑफ बर्थ रेट एंड डेथ रेट एंड एडिशन ऑफ माइग्रेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया, है ना। मतलब कि पॉपुलेशन में जो भी चेंजेस यहाँ पर होंगे वो किन की वजह से होंगे, बर्थ रेट की वजह से होगा, डेथ रेट की वजह से होगा, और जो माइग्रेशन है ना, वो इंटरनल माइग्रेशन भी हो सकता है, वो एक्सटर्नल माइग्रेशन भी हो सकता है। तो उस पर्टिकुलर एरिया की जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। पॉपुलेशन चेंज कॉज ड्यू टू माइग्रेशन, डेथ रेट, बर्थ रेट, चेंज इन एंड एज कॉम्पोजिशन एंड सेक्स रेशियो, है ना। मतलब कि एज कॉम्पोजिशन में परिवर्तन और सेक्स रेशियो, क्योंकि हम ओवरऑल पॉपुलेशन चेंज की बात कर रहे हैं, है ना। ओवरऑल पॉपुलेशन चेंज में बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन ये तो आएगा ही, लेकिन साथ ही साथ एज कॉम्पोजिशन, है ना, और सेक्स रेशियो भी आपको देखने को मिलेगा। इवन व्हेन देयर इज अ नो पॉपुलेशन ग्रोथ देयर मे बी अ पॉपुलेशन चेंज, अगर पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं भी हुई है तो भी पॉपुलेशन चेंज हो सकती है। तो आप ये कह सकते हैं कि इंटरनल जो माइग्रेशन होता है ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। मतलब अभी भोपाल में थे आप, कभी और कहीं चले गए तो उससे चेंजेस आ जाएंगे। इन अ गिवन पॉपुलेशन इफ देयर इज अ चेंज इन द सेक्स रेशियो इट विल बी कंसीडर्ड अ पॉपुलेशन चेंज। अगर मान लीजिए कि सेक्स रेशियो यहाँ पर चेंज हो रहा है, पहले मेल का नंबर जो था वो ज्यादा था, अब फीमेल्स का जो नंबर है वो आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो ये भी यहाँ पर क्या है, ये भी एक पॉपुलेशन चेंज है। तो इसको हम यहाँ पर क्या डिफाइन करते हैं, इसको हम पॉपुलेशन चेंज के नाम से जानते हैं कि पॉपुलेशन में किस तरीके के जो चेंजेस हैं, डिफरेंसेस हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, है ना। सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 25 वाला जो रीजन है वो यहाँ पर क्या है, इसमें बोला जा रहा है कि एक्सप्लेन द मेन कॉजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत छोटा आंसर है ना। आपको 5 पॉइंट में यहाँ पर बता रहा हूँ, 5 से 6 पॉइंट, तो उसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो एक एक लाइन में, अदरवाइज इतना भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन में सिंपली पूछा गया है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो इंडिया की है ना, इसमें कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से एक रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया में देखने को मिला। मतलब आप ये कह सकते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो बड़े स्केल पर आपको बढ़ती हुई दिखाई दी, है ना। वो रीजंस यहाँ पर कौन कौन से हैं वो चीज आपको इस क्वेश्चन में जो है वो जस्टिफाई करनी। तो इसमें अगर आप देखोगे तो पहला बात यहाँ पर बोला जा रहा है कि पुअर मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग एंड पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का मतलब जैसे वो कई बार हम लोग एक जो है वो लाइन सुनते हैं, ठीक है, बच्चे दो ही अच्छे, है ना, इस तरीके से काफी सारी चीजें जो है वो आपने सुनी होंगी। सो फैमिली प्लानिंग का मतलब ये हुआ कि भाई एक प्रॉपर गैप के बाद कितने बच्चे यहाँ पर फैमिली में होने चाहिए, उन सब चीज़ों को डिसाइड करना, है ना। तो उसके बारे में जो है वो लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, वो कई लोग तो ये भी सोचते हैं कि भाई जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं कि भगवान का आशीर्वाद होते हैं। यस आई एग्री, भगवान का आशीर्वाद होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि लिमिटेड तरीके से अगर हम फैमिली प्लानिंग करेंगे तब यहाँ पर क्या है कि वो चीज़ें हमारे लिए बेनिफिशियल होंगी। ठीक है, और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स का इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं होता है। ठीक है, तो एक पॉइंट आपका यहाँ पर ये लिख सकते हो आप। ठीक है, दूसरी बात, इंक्रीज इन बर्थ रेट एट कंपेरिजन टू द डेथ रेट, है ना। हमने यहाँ पर क्या किया कि मेडिकल वगैरह की जो फील्ड है उनमें काफी अच्छा काम कर लिया है, तो बर्थ रेट भी यहाँ पर इंक्रीज हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है कि जो डेथ रेट है वो भी कम हो गया। क्यों? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज हमने अच्छी प्रोवाइड कर दी है। इलिटरेसी एंड बैकवर्डनेस ऑफ द पीपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, है ना, जिसकी वजह से क्या है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है और साथ ही साथ फिर जो कम एज वगैरह में मैरिज वगैरह आपको देखने को मिलती है, वो सब भी चीजें यहाँ पर हैं। फिर पॉवर्टी लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, है ना, उसकी वजह से क्या होता है कि कई लोगों को लगता है कि अगर हमारे ज्यादा बच्चे होंगे तो उससे हमको इनकम ज्यादा देखने को मिलेगी, है ना। तो ये भी पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम अगली चीज यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि कई सारे जो अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए, है ना। अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में अगर हम देखेंगे तो जैसे
कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स वगैरह होती हैं, है ना, फिर जो कॉन्डोम्स होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में लोगों को यहाँ पर अवेयरनेस नहीं है। इसकी वजह से भी यहाँ पर क्या है कि ये प्रॉब्लम आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, 5वें नंबर पर ये चीज़ यहाँ पर हो गई। तो यही सब चीज़ें जो है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे हुआ। अगर आप चाहो तो इनको थोड़ा सा एक एक लाइन में एक्सप्लेन भी कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से जो है वो इन चीज़ों को यहाँ पर लिखा जा सकता है। तो ये थे टोटल 25 क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किए। पॉपुलेशन वाला जो चैप्टर है ये थ्योरी चैप्टर है, लेकिन इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको अच्छी तरीके से पता होना ज़रूरी है। अगर आप उन चीज़ों को अच्छी तरीके से पता रखोगे तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना जो है वो काफ़ी आसान होगा, है ना। डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड करके भी इस क्वेश्चन पेपर को जो है वो सॉल्व कर सकते हो। कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, आंसर आपके लिए जो है वो एकदम आसान यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा डिस्कशन जो मैंने आपको प्रोवाइड किया, और आई होप आपको सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप उसमें पूछ सकते हैं। सेशन अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आप अपना फीडबैक भी ज़रूर देकर जाइएगा। बाकी मैग्नेट ब्रेन्स पर अगर आप देखेंगे तो KG से लेकर क्लास 12 तक की 100% जो क्लासेस होती हैं वो फ्री होती हैं। टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जाती है, कोई चार्ज नहीं देना है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कोई पैकेज नहीं परचेज करना है, सब कुछ यहाँ पर क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल कराया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ अलग अलग ग्रुप्स में भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो के माध्यम से अपने एग्जामिनेशन के लिए चीज़ों को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकें। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलूंगा, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।